नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के भी। तो आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के टोटल 70 शिफ्ट में जो भी हमारे प्रश्न मानव उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र से पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ग्रुप डी के सेकंड और थर्ड फेज के टोटल 46 शिफ्ट की पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें आपको सारे इमेज और डायग्राम भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर शिफ्ट में जो भी आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को भी आपको देखने को मिलेगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एक प्रश्न आपके आया था, श्वसन तंत्र का इमेज आपको दिया गया था और उसमें कुछ आपके जो पार्ट हैं उसको लोकेट करना था। तो श्वसन तंत्र के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हमारा नेसल मार्ग हो गया, नेसल पैसेज, फिर आपका ग्रसनी है, स्वर यंत्र होता है, श्वास नली होती है, फेफड़ा है, डायफ्राम है, कुपिका होती है जिसे आप लोग ब्रोंकाई कहते हैं, और आपका सवस्त्र श्वसनिकाएं होती हैं जिसे आप लोग एल्वेोली कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सारे अंगों को देख सकते हैं। अच्छे से इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपके सामने मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे ऊपर आपको कंठ छद मिलेगा, उसके बाद में कंठ है, फिर आपका अपूर्ण उपास्थि में वलय हो जाएगा, यहाँ पर आपको श्वास नली मिलेगी, अंदर आपको यहाँ श्वसनी मिलेगा। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन अवक्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके श्वसन अवक्रिया का रिएक्शन होता है। इसमें जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पानी बाहर निकलता है और यहाँ पर आपकी ऊर्जा भी बाहर निकलती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में जो श्वसन होता है यह एक ऊष्माक्षेपी अवक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब हुआ कि इस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मा आपकी बाहर निकलती है। फिर एक प्रश्न पूछा गया कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु हिस्सा लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल 6 ऑक्सीजन के अणु हैं जो कि इसमें हिस्सा लेते हैं और इस प्रकार से रिएक्शन को आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग ऑक्सीकरण की बात करते हैं ग्लूकोज की, जो कि आपके श्वसन क्रिया के दौरान होता है, तो इस डायग्राम से कम 10 से 12 बार ग्रुप डी में प्रश्न आ चुका है। तो इस डायग्राम को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हम लोग लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज में आपको पता होगा कार्बन के 6 अणु होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में यहाँ पर आपका पायरुवेट होता है जिसमें आपको 3 कार्बन के अणु मिलेंगे और यहाँ पर आपकी एनर्जी होती है। अब इसमें से आपके 3 प्रकार के रिएक्शन होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईस्ट में। तो ईस्ट में जो रिएक्शन होता है वो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यहाँ पर उत्पाद के रूप में एथेनॉल आपको मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और इसमें भी ऊर्जा बाहर निकलती है। फिर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक और अपक्रिया होती है जो कि आपकी पेशी कोशिका में होती है। कहाँ पर? हमारी मांसपेशियों में होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल बनता है और यहाँ पर भी ऊर्जा बाहर निकलती है। और ऊपर मैंने अभी मेन वाला रिएक्शन आपको बता ही दिया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है और यहाँ से भी एनर्जी आपकी बाहर निकलती है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से याद रखना है। 10 से 12 बार ऑलरेडी इससे प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया के बाद शेष बचे वायु को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग श्वसन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ देते हैं तो शरीर की सारी हवा बाहर चली जाती है। आपकी कुछ मात्रा में जो हवा है वो फेफड़ों में बची रहती है और इसी को हम लोग कहते हैं कार्यात्मक अपशिष्ट वॉल्यूम। क्या कहा जाता है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या फिर इसे हम लोग कार्यात्मक अपशिष्ट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया कि आराम की अवस्था में 1 मिनट में मानव की श्वसन दर कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा 12 से 16 श्वसन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में सामान्य अवस्था में हम लोग 12 से 16 बार यहाँ पर सांस लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है। तो श्वसन वर्णक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपको रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं, उसमें आपको श्वसन वर्णक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें श्वसन रंध्र के द्वारा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो तिलचट्टा होता है उसमें श्वसन रंध्र के द्वारा होता है। तिलचट्टे का जो श्वसन तंत्र है वो आपके अनेक श्वास नलिकाओं से बनता है। ये नलिकाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर श्वास रंध्रों के द्वारा खुलती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तिलचट्टे में जो श्वसन है वो आपके रंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ईस्ट और मांसपेशियों में जो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, इनमें क्या अंतर है। तो अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था। देखिए क्या होता है कि मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं ईस्ट यानी कि खमीर की, तो यहाँ पर उत्पाद के रूप में एथेनॉल बनता है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। इसमें नहीं बनता है, इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि स्थल पर मिलने वाले जीवों की तुलना में जलीय जीवों की जो श्वसन दर है वो तेज क्यों होती है। देखिए जब हम लोग जलीय जीवों की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जलीय जीवों के द्वारा जो ऑक्सीजन है वो आपके पानी में घुले हुए ऑक्सीजन से प्राप्त किया जाता है और इसीलिए उनको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है सांस लेने के लिए, और इसी कारण जलीय जीवों में जो श्वसन की दर है वो आपके स्थलीय जीवों से अधिक होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पहेली स्कूल में 400 मीटर की रेस जीतकर घर आती है, वह थकी हुई है और पैर में क्रैम्प महसूस करती है। मसाज के बाद उसे दर्द से आराम मिलता है, तो उसके दर्द का कारण क्या है। तो आपको अभी मैंने बताया कि जब भी हम लोग कोई भी इस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उस कमी के कारण जो हमारा श्वसन है वो आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसके कारण शरीर में बनता है लैक्टिक अम्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्वसन के समय सांस लेते समय मनुष्य की जो पसलियां होती हैं उनके संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर आप दोनों डायग्राम देख सकते हैं। देखिए जब भी हम लोग सांस अंदर लेते हैं यानी कि जब हवा अंदर आती है तो उस समय आपकी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर चलती हैं। वहीं पर अगर हम लोग डायफ्राम की बात करते हैं तो ये आपके संकुचित होता हुआ नीचे की ओर आता है। वहीं पर जब आप लोग इस प्रकार से हवा को बाहर छोड़ते हैं तो पसलियां आपकी नीचे की ओर आती हैं और ये आपकी अंदर की ओर चलती हैं। वहीं पर अगर हम लोग डायफ्राम की बात करते हैं तो ये आपके ऊपर की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जीव की श्वसन दर सर्वाधिक होती है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में कोई भी जलीय जीव दिया गया है तो उसकी श्वसन दर यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो ये सारे ऑप्शन थे मानव, हाथी, मछली और कबूतर। तो यहाँ पर मछली हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑक्सी श्वसन में क्या होता है। तो ऑक्सी श्वसन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह हमारे श्वसन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का होना जरूरी है और रिएक्शन मैंने आपको बताया ही था। इसमें आपके भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, उत्पाद के रूप में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब 1 ग्राम मोल ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इससे 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि श्वसन के दौरान पायरुवेट के वियोजन से कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं। मैंने आपको उस डायग्राम में दिखाया भी था, ध्यान से उसको देख लीजिएगा कि जब आपके ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो पायरुवेट के वियोजन के दौरान यहाँ पर आपको 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देखने को मिलेंगे। 2 यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं और 1 यहाँ पर साइट्रिक एसिड्स के दौरान मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया
कि मनुष्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन किस अंग के अवशोषित किया जाता है, मतलब जो ऑक्सीजन है उसको कौन अवशोषित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे श्वसन तंत्र में कुपिका होती है, जिसे आप लोग एल्वेओली कहते हैं, उसके द्वारा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव फेफड़ों में गुब्बारों जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग एल्वेओली या फिर वायु कोष्ठिका कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा है गुब्बारों जैसी संरचना, इसी को हम लोग एल्वेओली या फिर वायु कोष्ठिका कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र के इमेज के ऊपर था, इसमें आपको कुछ पहचानना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम लोग मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो इसमें दो आपको वृक्क यानी कि किडनी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे तो किडनी से आपकी दो नलियाँ आई हुई हैं, जिन्हें आप लोग मूत्र वाहिनियाँ कहते हैं। और अभी पूछा भी गया था कि गुर्दे से मूत्राशय को जोड़ने वाली नली को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं। तो मूत्र वाहिनी की संख्या 2 होती है, मूत्राशय आपका 1 होता है और एक यहाँ पर होता है मूत्र मार्ग। तो मुख्य रूप से आपको ये 4 अंग उत्सर्जन तंत्र में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र में किडनी का क्या काम होता है। तो अगर हम लोग किडनी की बात करते हैं तो इसके आपके शरीर में बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ और जो अन्य तरल पदार्थ हैं उनको छानता है, ये आपके ब्लड को ये शुद्ध करता है, अपशिष्ट पदार्थ को मूत्र के रास्ते ये बाहर निकालता है, शरीर में पानी का संतुलन बनाता है, अम्ल और छाल का भी ये संतुलन बनाता है, और अपशिष्ट के रूप में जो भी पदार्थ यहाँ पर निकाले जाते हैं उसमें आपको यूरिया, पानी और अकार्बनिक लवण देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में जलीय जंतु अमोनिया का उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनके द्वारा जो यहाँ पर उत्सर्जन है वो हमारे विसरण की प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसे आप लोग डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन में आपको मूत्र मार्ग, मूत्राशय, श्वासनिका और मूत्रवाहिनी दी गई थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्वासनिका है ये आपके उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक दिन में इंसान कितना मूत्र उत्सर्जित करता है। तो इंसान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके 1 लीटर से लेकर के 1.8 लीटर तक मूत्र उत्सर्जित करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका पीएच मान लगभग 6 के बराबर होता है। अगर हम लोग यहाँ पर यूरिन की बात करते हैं तो इसमें तो आपका 95% पानी ही होता है, 2% इसमें यूरिया होता है। क्रेटिनिन की बात करें तो ये 0.1% होता है। यूरिक एसिड आपको इसमें 0.03% देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव मूत्र में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें आपको 95% पानी देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक वयस्क व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंद वृक्क में होता है, जबकि वह 1 से 2 लीटर मूत्र ही उत्सर्जित करता है। तो ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके पीछे कारण ये होता है कि जो भी यहाँ पर शेष बचा हुआ पानी है वो आपके वृक्क नलिकाओं में पुनर्अवशोषित हो जाता है, और इसी अवशोषित होने के कारण केवल 1 से 2 लीटर मूत्र ही एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन उत्सर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। ऑप्शन में आपको छोटी आंत एक दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए छोटी आंत नहीं है। बाकी किडनी तो आपका हो ही गया, त्वचा भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। लंग की बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, तो ये भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र के संबंध में सही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी किडनी होती है वो अपशिष्ट और रक्त का शुद्धिकरण करती है। किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। किडनी के द्वारा औसतन 800 से 2000 मिलीलीटर मूत्र का उत्सर्जन यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जी उत्पाद में यूरिक अम्ल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हमारे सरीसृप होते हैं,
चिड़िया होती हैं या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें जो भी उत्सर्जी उत्पाद होता है उसमें आपको यूरिक अम्ल देखने को मिलेगा। जलीय जीवों की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके उत्सर्जी उत्पाद में आपको अमोनिया मिलेगा। वहीं पर अगर हम लोग मैमल्स यानी कि स्तनधारी की बात करते हैं, जैसे अपने लोगों की बात करें तो हम लोगों के मूत्र में यूरिया आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव में यूरिया का जो संश्लेषण है वो आपके किस में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका संश्लेषण होता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूरिया का संश्लेषण यकृत में ऑर्निथीन चक्र या फिर यूरिया चक्र के नाम से जाना जाता है और इसकी खोज 1932 में हैंस क्रेब और कर्ट हेंसलिट के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो आपके लीवर में ब्रेक डाउन होता है, तो इसमें से कुछ हमारा एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है जो कि आपके ग्रोथ और कोशिकाओं के रिपेयरिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बाकी यहाँ पर वेस्ट नाइट्रोजन के रूप में जो बाहर निकलता है वो इस प्रकार से यूरिया साइकिल का निर्माण करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कान, नाक, किडनी और गला दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानव किडनी है उसमें आपको उपास्थि देखने को नहीं मिलेगी। जोड़ों में, हड्डियों में, रीढ़ में, फेफड़े, कान और नाक में यहाँ पर आपको उपास्थि देखने को मिलेगी, जो कि एक हमारा संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बोमैन्स कैप्सूल किस शरीर के अंग में मिलता है। तो बोमैन्स कैप्सूल की बात करते हैं, ये आपको किडनी में देखने को मिलेगा और किडनी में जो हमारा रेनाल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर आपको बोमैन्स कैप्सूल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिए गए विक्राणु के इमेज में बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिएगा, ये पतला सा, इसी को हम लोग बोमन्स कैप्सूल कहते हैं और ये आपको किडनी में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो दोहरा परिसंचरण तंत्र का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा ब्लड है वो आपके हृदय में 2 बार जाता है और 2 बार वहाँ से लौटता है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे, आपका 1 नंबर बता रहा है कि वीना कावा से हमारे बॉडी में ब्लड जा रहा है। अगर हम लोग 2 नंबर की बात करते हैं तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आपकी आयोर्टा है उससे आपके बॉडी में जा रही है ब्लड। तीसरे में बताया गया है कि यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन्स हैं उसमें आपके लंग से ब्लड आ रहा है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक बार फिर से आपके दिल से फेफड़ों में जा रहा है। तो 2 बार खून का आना और जाना आपके जिन भी जीवों में होता है उन्हें हम लोग दोहरे परिसंचरण तंत्र वाले जीव की श्रेणी में रखते हैं। फिलहाल के लिए ऑप्शन में मछली था तो मछली यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव में भी आपको इसी प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि द्विपरिसंचरण तंत्र किसमें नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम उत्तर होगा, मछली में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। मुख्य रूप से जिन भी जीव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं वहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जैसे कि चिड़िया है, मानव है, मगरमच्छ है, इसमें आपको द्विपरिसंचरण तंत्र देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो हमारा शुद्ध रक्त है इसका प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो शुद्ध रक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो प्रवाह है वो आपके धमनी के द्वारा होता है। वहीं पर अगर हम लोग अशुद्ध रक्त के प्रवाह की बात करते हैं तो ये आपके शरीर में सिराओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि जो हमारा ब्लड है वो पूरे शरीर में किस प्रकार से आपका परिभ्रमण करता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा 3 हृदय कोश वाला जीव है। तो ध्यान रखिएगा, उभयचर हो गया जैसे कि मेढक, सांप और घड़ियाल आपके हो गए। 4 चैम्बर वाला मनुष्य, चमगादड़ और चिड़िया है। 2 चैम्बर वाला मछली और स्कॉलिडॉन है। 5 चैम्बर आपको मधुमक्खी में मिलेगा और कॉकरोच के दिल में आपको टोटल 13 चैम्बर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौन सा अंग हृदय में ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को कार्बन डाई युक्त अशुद्ध रक्त से अलग करता है। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में,
इसे हम लोग द्विकपाट के नाम से जानते हैं। हृदय में जो आपका कपाट होता है, ये आपके रक्त प्रवाह की जो दिशा है वो किसी गलत दिशा में ना होने पाए, इसके हेतु लगा हुआ होता है और इसी को हम लोग कपाट या फिर वाल्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस यंत्र के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो यंत्र है उसे हम लोग रक्तचाप मापी या फिर स्पाइगैनोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न ऑलरेडी 2 से 3 बार आ चुका है। ध्यान रखिएगा, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मेजर करने का जो यंत्र है इसे हम लोग स्पाइगैनोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मनुष्यों में जो हार्ट बीट होती है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं। तो हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फुफ्फुस सिरा का कार्य क्या है। तो फुफ्फुस सिरा की अगर हम लोग बात करते हैं तो वह हमारी सिराएं जो कि ऑक्सीकृत रक्त को लेकर के हृदय तक पहुंचाती हैं, उन्हें हम लोग फुफ्फुस सिरा के नाम से जानते हैं। वहीं पर अगर हम लोग फुफ्फुस धमनी की बात करते हैं तो ये आपके हृदय में दाहिने भाग में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हमारे फेफड़ों में लेकर के जाती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर के लिए सामान्य रक्तचाप क्या होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का जो स्तर है वो क्या होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतम 120 और न्यूनतम 80 मिलीमीटर पारे के ये बराबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मछली से संबंधित गलत कथन है। तो आपको पता होना चाहिए कि मछली में एकल संचरण तंत्र पाया जाता है। मछली की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गलफड़े से सांस लेती हैं और इनके दिल में आपको 2 चैम्बर ही देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि रक्त में कौन सा सर्वदाता समूह है। तो रक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो माइनस यहाँ पर सर्वदाता होता है और जो हमारा AB+ ब्लड ग्रुप है ये आपका सर्वग्राही होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1902 में AB और O ब्लड समूह की खोज की गई थी और आपको ये ध्यान रखना है कि जो AB ब्लड ग्रुप है इसकी खोज डी कैस्टिलो और स्टर्ले के द्वारा की गई थी। अच्छा, चलिए आप लोग नीचे कमेंट में मुझे ये बता दीजिएगा कि जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था या किसने आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की थी, उनका नाम कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसके संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा होता है बाया वेंट्रिकल। तो बाया वेंट्रिकल संकुचन के दौरान सिस्टोलिक दबाव अधिकतम रक्तचाप होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कि धमनियों में जो आपका न्यूनतम दबाव होता है उसे हम लोग डायस्टोलिक दबाव कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके धमनियों में जो अधिकतम दबाव है इसे आप लोग सिस्टोलिक दबाव कहते हैं और जो आपका न्यूनतम होता है इसे हम लोग डायस्टोलिक दबाव के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायक है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हमारा प्लेटलेट्स या बिंबाणु होता है जिसे आप लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ये आपके रक्त के थक्का जमाने में सहायता करती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की जरूरत हमारे शरीर को होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त का जो पृथक्करण है ये किस प्रकार से मानव के लिए उपयोगी है। तो सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसे हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ये आपके ऑक्सीजन युक्त और बिना ऑक्सीजन के रक्त को आपस में मिलने से रोकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त में रंगहीन प्रोटीन होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग लसिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग लसिका या फिर लिम्फ के नाम से जानते हैं, जो कि आपके ब्लड में पाई जाने वाली एक रंगहीन प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी सहायक कोशिका के रूप में काम करती है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये होता है आपका प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न पूछा गया कि शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो किसके द्वारा होता है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है
वो आपके धमनियों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस पौधे का उपयोग रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। तो ये जो हमारा पौधा है इसे हम लोग सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सर्पगंधा के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग रक्तचाप के इलाज में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि कृत्रिम वृक्क या फिर डायलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसे हम लोग अपोहन या फिर डायलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। जब आपके शरीर में किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस स्थिति में आपके रक्त को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शरीर में जो रक्त है वह एक नली से होकर के जाता है, फिर ये आपका यहाँ पर शुद्ध होता है और उसके बाद में जो हमारा शुद्ध रक्त है उसको आपके शरीर में भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है कि जब कोई मरीज गुर्दे से जुड़े रोगों से प्रभावित हो, लंबे समय से वो आपके मधुमेह का रोगी हो या फिर उसको उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो, तो उस स्थिति में डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र से प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। ग्रुप डी में जो भी आपके बायोलॉजी से अन्य प्रश्न आए हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद वाली जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोग मानव के पाचन तंत्र, ऊतक और जो आपके अन्य इस प्रकार के अंग हैं उनसे पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।